Good morning, students. Now, this is the eighth session, and what are the objectives for the today's session? Today we are going to learn about the properties of colloidal solution. It means this topic is going to be continued as we have already started to learn about the properties of colloidal solution in seventh session. That was the previous session. So what will we learn today? We are going to proceed with the same topic, charges on the colloidal particles, electrophoresis, that is the important term, and we will learn about the coagulation or precipitation and the various method for the coagulation and precipitation we will see here. And the most important part, the most important topic which is going to be learned today, that is Hardy-Schlüs law. Okay, my dear students, so these are the main topics which will be discussed today. Now and the last one is the protective colloid. So starting with the first topic, पहला जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्ट। तो जो पहला टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। और इस टॉपिक में बच्चों हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज डेवलप्ड होता है, और सोल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज डेवलप्ड होने के पीछे, यानी सोल पार्टिकल्स जब यहाँ पे लिखा जाए, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलाइडल पार्टिकल्स। एंड यू नो दैट सोल मीन्स व्हाट? सॉलिड इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड इज द डिस्पर्शन मीडियम, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दो रीज़न स्पेशली इसके कारण हम इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला रीज़न है बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स और कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल एक नया टर्म आपके लिए आ रहा है, यानी इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल क्या होता है, इसको ज़रा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे अलग से आपको ज़रा सा बता दूँ। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन, इलेक्ट्रो आप समझ ही रहे हो, इज द मेथड टू गेट metal, it is the method to get metal in the colloidal form with the help of electricity in any suitable सॉल्वेंट। आपने पढ़ा है, ब्रेडिक्स का मेथड पढ़ा था, जो सेकंड मेथड द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो वही मेथड यहाँ पे बच्चों, जब हम मेटल का कोलाइडल फॉर्म में ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ कैप्चर्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैप्चर्ड हो जाता है बाय सोल पार्टिकल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली द सोल पार्टिकल, जो मेटल का आपने कोलाइडल सोल बनाओगे, वो क्या होगा? चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, यानी कि जब मेटल का सोल बनाते हैं, स्पेशली प्लैटिनम गोल्ड का, जहाँ ब्रेडिक्स आर्क मेथड आपने पढ़ा था, जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसका आपको सोल बनाना है, उसको हम दो इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ करते हैं और एक आर्क में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और टू मच हीट जनरेट होने के कारण क्या होता है? मेटल वेपोराइज्ड होता है, और आउटसाइड मीडियम से वो क्या होता है? हमारा कंडेंस होता है ड्यू टू आइस। आपको एक बार ये पॉइंट याद कर लीजिए, जो ब्रेडिक्स आर्क मेथड हमने पढ़ा था। एक दूसरा मेथड है that due to preferential adsorption of ions from the solution or due to formulation of electrical double layer। अब सपोज करो बच्चों कि पहले से इसको ऐसा आप मान के चलो कि पहले से यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव लेयर बना हुआ है या पॉजिटिव सोल
के पार्टिकल्स पर एक लेयर है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, ऑब्वियसली सॉल्यूशन से वो निगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से निगेटिव पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सकता है उसके सरफेस के ऊपर, और हमारा जो सोल पार्टिकल और कोलाइडल पार्टिकल जिसको आप कह सकते हो वो हमारा चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कोलाइड के जो पार्टिकल्स उसके ऊपर चार्ज डेवलपमेंट के पीछे यही दो मेन रीजन है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स और ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से किसका एब्जॉर्प्शन होगा? आयंस का होगा। तो इसको जरा हम डिटेल में देखते हैं। और इसमें जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कि आयंस जो है सॉल्यूशन में, जो डिस्पर्सन मीडियम में जो आयंस होते हैं एक्सेस अमाउंट में होते हैं, वो सोल पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस पे क्या हो जाते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। नाउ सी हियर व्हाट इज हैपनिंग। एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं। मान लो स्मॉल क्वांटिटी किसका आपने लिया? सिल्वर नाइट्रेट का। स्मॉल क्वांटिटी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का आपने ऐड किया किसमें? लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में। Now see, when a small quantity of silver nitrate solution is added to a large quantity of potassium iodide solution, the colloidal particles किसका बनेगा? सिल्वर आयोडाइड का बनेगा। क्वेश्चन राइज होता है क्यों सिल्वर आयोडाइड का बनेगा? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का स्मॉल क्वांटिटी है, पोटेशियम आयोडाइड लार्ज क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली जो हमारा पोटेशियम है वो सिल्वर को क्या करेगा? उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो अब जो सिल्वर आयोडाइड आपका बना, क्योंकि एक्सेस अमाउंट किसका है? पोटेशियम आयोडाइड का। तो व्हाट विल हैपन? जो पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्सेस अमाउंट होने के कारण जो आयोडाइन है, आयोडाइड आयन है जो सॉल्यूशन में जो पहले से होगा, वो आयोडाइड आयन क्या करेगा? फ्रॉम द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके सरफेस पे? सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पे। और इस कारण से हमारा सिल्वर आयोडाइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। यू कैन सी व्हाट हैपेंस हियर इज द सिल्वर आयोडाइड जो है आपको कोलाइडल पार्टिकल है, आयोडाइड आयन एक्सेस इन मीडियम। तो ये आयोडाइड आयन क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा उसके सरफेस पे, और इस तरीके से सिल्वर आयोडाइड का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। किस तरीके से होता है जरा यहाँ देखिए। जैसे एजी आयन ये बन गया, इसके सरफेस के ऊपर देखो बच्चों किसका डेवलपमेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है? आयोडाइड आयन का हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस पे है और आयोडाइड आयन क्या है? कॉमन है, इट इज कॉमन। ओके, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आप ऐसा करते, अगर आप मान लो ऐसा करते कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्सेस में होता, तो ऑब्वियसली AgNO3 एक्सेस होने पर क्या होता? सिल्वर एक्सेस में होता। और जब सिल्वर एक्सेस में होता तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर ये जो दोनों कॉमन होते तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता, क्योंकि सिल्वर आयन एक्सेस में होता। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोल बनता, यहाँ पर क्या बनता? नेगेटिव सोल बनता। यानी कि कहीं ना कहीं जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके ऊपर चार्ज डेवलप्ड हो रहा है। ओके, सो नाउ take another example. It is from also given in your NCERT book. When a small quantity of potassium iodide solution is added to large quantity of silver nitrate solution, जो अभी हमने चर्चा की थी कि सिल्वर का बनता है, सिल्वर आयन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पे। ओके, सेम पॉइंट इज डिस्कस्ड हियर। अब उसी तरह से बच्चों देखो, इन द फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इसको जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, तो चूंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल और फेरिक क्लोराइड आपने ऐड किया एक्सेस में, तो वहाँ जो फेरिक आयन है Fe3+ आयन, ये कॉमन होने के कारण एब्जॉर्ब होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल के ऊपर और ये पॉजिटिवली चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल पार्टिकल है, Fe3+ आयन कहाँ से आ रहा है? एक्सेस इन मीडियम है और FeOH3 dot Fe3+ आयन, it means the colloidal particle of ferric hydroxide get positively charged due to adsorption of Fe3+ आयन on it। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन से जो सेम टाइप ऑफ चार्जेस होंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, और एक्सेस में जो चार्ज होता है सॉल्यूशन में वो कोलाइडल पार्टिकल के सरफेस के ऊपर
एड्जॉर्ब हो जाता है, इट गेट्स एड्जॉर्ब। और उस कारण से अगर वो निगेटिव पार्टिकल एड्जॉर्ब होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिवली हो जाएगा। क्लियर? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल पार्टिकल्स डेवलप निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज कब डेवलप करेगा जरा देखो, एफ अगर ओ एच एक्सेस में हो, और ओ एच एक्सेस में कब होगा, व्हेन यू विल ऐड NaOH। अगर NaOH ऐड कर दोगे तो यहाँ OH कॉमन हो गया और OH इसके ऊपर आ जाएगा तो निगेटिवली चार्ज डेवलप्ड होगा। क्लियर? तो किस तरीके से चार्ज पार्टिकल डेवलप होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ शोल पार्टिकल। ओके, नाउ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब आप देखो डबल लेयर, दो लेयर हो, इलेक्ट्रिकल मीन्स चार्जेस का लेयर होगा। हेल्महोल्ट्ज ऑब्वियसली, हेल्महोल्ट्ज जो है आपको नाम है किसी साइंटिस्ट का, और उनका पूरा जो नाम था वो था हरमन, द कंप्लीट नेम वाज हरमन फॉन हेल्महोल्ट्ज। और इनका बहुत बड़ा बच्चों, इनका जो योगदान जो है, नॉट ओनली इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, हरमन वॉन, एक्चुअली इट इज नॉट वॉन बट वॉन, हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज। और इनका एक फिजिक्स के फील्ड में, ये जर्मन फिजिशियन थे एंड फिजिस्ट कह सकते हो, और कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा रहा है साइंटिफिक फील्ड में, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। तो वहाँ से इन्होंने कहीं ना कहीं डबल लेयर की चर्चा की है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में। कैसे वो डबल लेयर डेवलप होता है, दो कॉम्बिनेशन बनेगा लेयर का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज और अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब आपने एक देख लिया था कि एक कोलाइडल पार्टिकल है और जो आयन, कॉमन आयन जो एक्सेस में है सॉल्यूशन में, वो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है। अब बात आती है कि अगर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं एक डबल लेयर क्रिएट होगा। और जो डबल लेयर क्रिएट होता है कोलाइडल पार्टिकल के सराउंडिंग में, दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब उस दो लेयर में जो पहला लेयर होता है जो फर्मली फिक्स्ड होता है, दैट इज द फर्स्ट लेयर, उसको हम फिक्स्ड लेयर मानते हैं। जो सेकेंड लेयर बाद में डेवलप्ड होता है दैट इज कॉल्ड मोबाइल लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर। नाउ यू कैन सी हियर, सिल्वर आयोडाइड में अगर ये पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड लेयर बना तो ये फिक्स्ड लेयर था, और जो पोटेशियम आयन का लेयर बना वो हमारा क्या है, वो है हमारा मोबाइल और डिफ्यूज लेयर। ओके, उसी तरह से अगर सिल्वर आयोडाइड में Ag+ हमारा है, जो पहला अगर एक्स मान लो सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होता तो Ag+ हमारा होता फिक्स्ड लेयर और नाइट्रेट आयन क्या होता, मोबाइल लेयर। तो ये जो डबल लेयर क्रिएट हुआ अराउंड दिस कोलाइडल पार्टिकल इट्स कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इन माय 10th सेशन पे विच वाज द लास्ट सेशन, जहां हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल इट इज कॉल्ड। Now what is this? This is potential difference between the fixed layer and the diffused layer of opposite charge। अभी आपने जो देखा, आपने क्या देखा कि यहाँ पर डबल लेयर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो क्रिएट होगा ही होगा। तो जो पोटेंशियल बच्चों क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो पहला फिक्स्ड लेयर था और मोबाइल लेयर था उनके बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और सिंपली इट इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और काइनेटिक मीन्स ड्यू टू द मूवमेंट, और पोटेंशियल तो डेवलप हो ही रहा है, और जेटा पोटेंशियल। तो इस तरीके से बच्चों जब कोलाइडल पार्टिकल के सराउंडिंग में डबल लेयर बन जाता है चार्जेस का, तो उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। एक्चुअली जेटा इज ए ग्रीक वर्ड, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो कोलाइडल पार्टिकल है, जो जिसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करोगे, अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली वो कोलाइडल पार्टिकल जो है एनोड या कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और ये जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू कैन सी हियर, नाउ जस्ट सी हियर, दिस इज एनोड and this side is cathode. What is happening here? Initially you can see water is a dispersion medium here and colloidal solution में क्या हो रहा है आप जरा देखो। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स, ऑब्वियसली दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, now one thing is here anode is written with negative charge. It is wrongly written. It should be positive anode plus and it should be minus. Cathode should be negative. Okay, just get corrected. Anode it is positively charged plate and it is negatively charged plate. Okay, now what are you observing here? You are observing this, these particles are moving towards the cathode. ये कैथोड की तरफ से भाग रहे हैं। इसका मतलब है जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है ऑब्वियसली वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए सारे के सारे क्या है, पार्टिकल्स कहाँ भाग रहे हैं, आपको कैथोड की तरफ भाग रहे हैं। Okay, now there should be little bit rectification in this picture. Actually all these particles are shown negatively charged and here it is cathode, so slight change in there. It should be written as anode and this is positively, already sign is given positive. This is cathode and sign is negative. This is negative electrode and this is positive electrode. Now it is get clarified. So what is happening here, all these particles which are so negatively charged, यहाँ आप देख लो बच्चों नेगेटिव चार्ज इसके अंदर शो किया गया है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, नेगेटिव चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दैट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ भागते हैं। वो कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर वो डिपॉजिट होना शुरू करते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और क्या होता है, मान लो कि इफ द पार्टिकल्स अक्यूमुलेट नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, अगर मान लो यहाँ पे जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ पार्टिकल जा रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर मान लो सोर पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। डिट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज electroosmosis. Electroosmosis, again the term electric field or electric word is used here. तो अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस है बच्चों, अब किसके कारण होगा? इसमें डिस्पर्सन जो मीडियम है उसको मूव कराना है, और डिस्पर्सन मीडियम इज अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू मूव। और डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह का कुछ हमारा फिनोमेनन होता है। देख लीजिए, मान लो इसको आपने एक्स चैम्बर कह लिया, इसको आपने वाई चैम्बर कहा, यहाँ पर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें डिस्पर्सन मीडियम होगा और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑलरेडी लगा हुआ है। जब ये विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नोड है और ये कैथोड है। आप यहाँ वाटर का लेवल देख रहे हो, ये वाटर का लेवल इनिशियल हाइट पे है। देन व्हाट वी हैव टू सी और व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, वी विल सी दैट after some time the layer of water from one side decreases and layer of water in the other side increases. अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली एक तरफ से घट रहा है लेयर, वाटर एक तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन वाटर का मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज हैपनिंग, और डिस्पर्सन मीडियम से भी वाटर मूव कर रहा है थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। सो इफ द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कैरिड आउट ड्यू आफ्टर अप्लाइंग electric field, then it is called electroosmosis. Clear? So now moving to the next topic, coagulation और precipitation of the soil. यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो सोल के स्टेबिलिटी की बात की जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड coagulation और कोलाइड, coagulation of collide और precipitation of collide.
जो कोलाइडल पार्टिकल अगर उसको सेटल करते हैं तो हम इस प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन करने के हमारे पास कई मेथडोलॉजी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कर सकते हैं बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल, एक पॉजिटिव पार्टिकल वाला सोल एक निगेटिव, दोनों को मिक्स कर दो। बाय बॉइलिंग हम कर सकते हैं, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें हार्डी एंड स्कूल्स रूल आएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। आपने अभी जस्ट पहले देखा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब प्रोसेस हम करते हैं तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी वो चार्ज वहाँ डिस्चार्ज होने के बाद वो प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्मेशन कर लेगा। या दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। अपोजिटली चार्ज सोल व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन देन व्हाट विल हैपन, न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस पार्शियली और कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल ले लो, फेरिक ऑक्साइड का पॉजिटिव सोल है और आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव सोल है। ब्रिंग देम, उनको साथ लाइए, वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। ठीक है ना, कोगुलेशन मीन्स व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेसिपिटेशन। ओके, थर्ड मेथड इज द बॉइलिंग। ये सारे जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ, कोगुलेशन के लिए, सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए, किस तरह से वो सेटल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बनेगा। जब एक सोल को आप बॉयल करते हो तो एड्जॉर्ब लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन। जो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब लेयर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और क्यों, क्योंकि आप बॉयल कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ रही है, कोलिजन ज़्यादा होगा। और जो डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज पे जो ऑलरेडी पार्टिकल एड्जॉर्ब है उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन ज़्यादा होता है। कोलिजन के कारण वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और दिस रिड्यूसेस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेटल डाउन। कहीं ना कहीं बच्चों एक पॉइंट यहाँ से क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा, कोगुलेशन का मकसद है कि जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो चार्ज सोल पार्टिकल्स है, उसको डिस्चार्ज करना है। चाहे वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करें, चाहे अपोजिटली चार्ज सोल्स को मिक्स करके करें, यानी जिसको हम म्यूचुअल कोगुलेशन का नाम देते हैं, या बॉयल करके करें। बॉइलिंग करने से भी आपस में क्या होता है, पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम के और डिस्पर्स्ड फेज के जो एड्जॉर्ब पार्टिकल्स होते हैं दे कोलाइड्स टुगेदर एंड रिड्यूसेस देयर चार्जेस। एंड द फोर्थ मेथड इज बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। जब आप लगातार डायलिसिस करते जाओगे तो क्या होगा, ट्रेसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्स आर रिमूव्ड। जो इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी सोल में प्रेजेंट, वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो कंप्लीटली निकलने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो कोलाइड है बिकम अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली कोगुलेट। दीज आर द फोर मेथड्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोगुलेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या है। म्यूचुअल कोगुलेशन है, बाय बॉइलिंग है, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस है, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम आपसे करने जा रहे हैं दैट इज हार्डी-स्क्यूल्स लॉ। हार्डी-स्क्यूल्स लॉ बच्चों एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना होगा और बहुत सिंपल है। आपने अभी पढ़ा कि कोलाइडल पार्टिकल को अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो म्यूचुअल कोगुलेशन की बात हमने की थी। आयंस कैरिंग अपोजिट चार्जेस जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब बात ये उठती है कि जो सोल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होगा, किस टाइप के चार्ज इफ़ेक्टिव होंगे कोगुलेशन के लिए। तो इससे रिलेटेड हमारा ये रूल है। इसमें कहा गया है कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ आयंस। जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी उसका कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा होगा। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं एल्यूमिनियम, बेरियम और नाइट्रोडियम में सबसे हाईली फ्लोक्यूलेटिंग पावर या कोगुलेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम के। नहीं, एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए किसी नेगेटिव सोल को कोगुलेट करने में सबसे हाईली इफिशिएंट है। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉजिटिव सोल को कोगुलेट करने के लिए हम नेगेटिव सोल लेते हैं तो जिसकी वैलेंसी, देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी 4 है, ये हाईली इफिशिएंट है रेदर देन फॉस्फेट आयन जिसकी वैलेंसी 3 है। सल्फेट आयन इसको आप ऐसे लिख ले सकते हो SO4 2 माइनस, यहाँ पे लिख लेना PO4 3 माइनस, ये 4 सब स्क्रिप्ट में आएगा। तो
हार्डी-स्किल्स रूल बहुत सिंपल है बच्चों, यानी जिस आयंस की वैलेंसी जितनी ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा, उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। आगे बात समझ में, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स, जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है, उनका अट्रैक्शन होता है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डिस्पर्सन मीडियम। दो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल, चार्ज जो होता है कोलाइडल पार्टिकल का, एक तो वो है, और सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका डिस्पर्सन मीडियम की तरफ अपना अफिनिटी भी है और उसके ऊपर चार्ज भी होता है। और ये जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सोल्स। अगर मान लो जो लायोफोबिक सोल्स है उसके चारों तरफ लायोफिलिक कोलाइड्स आ जाए, एक यूनिक लेयर बना ले, तो उसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहा जाता है। व्हाट इज हियर, व्हेन ए लायोफिलिक सोल इज एडेड टू ए लायोफोबिक सोल, ध्यान से जरा देखो, लायोफिलिक सोल को क्या करते हैं, लायोफोबिक सोल में ऐड करते हैं। व्हाट हैपेंस, लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड अ लायोफोबिक पार्टिकल। तो जो आपने लायोफिलिक सोल ऐड किया है वो लायोफोबिक के चारों तरफ एक लेयर बना लेगा, और जब वो लेयर बना लेगा तो क्या करता है, लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी फर्दर जो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उससे वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, जो आयंस होंगे, ऑब्वियसली वो लायोफोबिक सोल के सरफेस पे एडजॉर्ब्ड नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लायोफिलिक सोल का यूज कर सकते हैं, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफोबिक सोल को। दैट्स वाई लायोफिलिक सोल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव सोल्स। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज बच्चों हमने 2-3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस था, कोगुलेशन के मेथड थे, हार्डी-स्किल्स लॉ था। तो यहाँ तक आपको आज समझा दिया, और हमारा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स था वो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस वाज द 8th सेशन। अब हमारा एक और लास्ट सेशन होगा जो रिलेटेड टू द मेन टॉपिक होगा, और उसके बाद हमारा फाइनल आई विल हैव अ वीडियो सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स एंड MCQs and assertion and reasoning based questions. So in next 3 session, after this there will be 2 session and the chapter is completed. Okay, so इसमें जो सबसे important था हार्डी-स्किल्स लॉ था, जिसको आप याद रखना, जिस कोलाइडल पार्टिकल के लिए जिस आयंस की जितनी ज़्यादा वैलेंसी, कोगुलेशन पावर उतना ज़्यादा हाई होगा। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्डी-स्किल्स लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेटा पोटेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टॉपिक। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स बच्चों 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एंड इस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉग इन टू माई ब्लॉग, और आप सब अपना सहयोग देते रहिए, इसी तरह से हम चैप्टर्स को आगे कंप्लीट करते रहें। और हम इस पीरियड में इतना ज़्यादा से ज़्यादा डेली हम जो टॉपिक अपलोड कर रहे हैं इसको आप देखिए, NCERT बुक से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए, जो वर्क आपको दिया जा रहा है किसी दिन देता हूँ उस दिन उसको कंप्लीट करिए और उसको अपलोड करिए। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माई एफर्ट्स एंड योर एफर्ट्स एट हाउ वी आर